नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ हैं विकास जी। आप इनको कई बार हमारे साथ देख चुके हैं। वैसे तो राजनीति पर ये कम बातें करते हैं, अर्थनीति पर हम लोगों ने ज्यादा बातें की हैं, लेकिन आप सभी को पता है कि विकास जी ने 15-20 वर्षों तक एक्टिव रिपोर्टिंग की है और जिन जगहों पर, जिन विषयों पर रिपोर्टिंग की है, उनमें राजनीति लगभग इनके रिपोर्टिंग का 80-90% हिस्सा राजनीति को ही कवर करता रहा है। रिजल्ट्स लगभग क्लियर हैं। महाराष्ट्र में भाजपा की सुनामी है। झारखंड में वोट परसेंटेज ज्यादा है, लेकिन झामुमो की सरकार बनती दिख रही है, बन रही है। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो वहां सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में कमाल की बात यह हुई है कि कुंदरकी सीट समाजवादी पार्टी हार रही है, जो मुस्लिम बहुल सीट है, जहां से शफीकुर रहमान बर्क, जो विवादित बयान देने के लिए जाने जाते हैं, उनकी सीट समाजवादी पार्टी हार रही है। लगभग 7 सीटों पर योगी आदित्यनाथ की पार्टी भाजपा आगे चल रही है। ये बड़ा संकेत है विकास जी। और बिहार की भी 4 सीटें हैं। कुल मिलाकर 12 राज्यों की 48 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। इस सब को बहुत विस्तार से देखेंगे बाद में। महाराष्ट्र में सुनामी और झारखंड में साफ, क्या हो गया, क्या कैसे देखते हैं आप? पहले तो आपको धन्यवाद, आपके दर्शकों को आपने मुझे बुलाया। महाराष्ट्र के बारे में तो मुझे काफी पहले से क्लैरिटी थी। और इनफैक्ट जो मतलब मेरी कुछ वहां के पत्रकारों से भी बात हो रही थी और थोड़ा डेटा क्रंचिंग मैंने भी किया था। अगर आप 2024 में जून के जो परिणाम आए थे, तो जितने परिणाम वो पेपर में दिख रहे थे, वास्तव में अंदर में उतने परिणाम थे नहीं बुरे। एक उदाहरण देता हूं आपको, जैसे आप धूले का लीजिए। धूले के अंदर 6 विधानसभा सीटें थी, उसमें 5 में बीजेपी आगे थी, लेकिन छठा वो मुस्लिम डोमिनेटेड था और इतना टैक्टिकली उन लोगों ने वोटिंग किया कि वो जीत गए। यही स्थिति जो है आपको उज्जवल निकम की भी रही। तो ऐसी कई सीटें थी जहां पर कि बीजेपी ने बहुत अच्छा किया, लेकिन जो उनकी टैक्टिकल वोटिंग थी उसकी वजह से वो जो है वो परिणाम वैसा दिखा नहीं। फिर उसके अलावा विदर्भ और मराठवाड़ा जो रीजन था, उसमें भी मराठा आरक्षण का प्रभाव रहा। और एक तरीके से मेरा ये मानना है कि मराठा आरक्षण, संविधान और ये तमाम चीजें ऐसा करके माहौल बना दिया कि जो महाराष्ट्र के जो नतीजे आए थे वो भाजपा और महायुति के लिए, दरअसल मैं उनको एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन पॉलिटिक्स नहीं मानता। वो एक ब्लैक स्वान इवेंट था, और ब्लैक स्वान इवेंट एक ही बार होता है, वो बार बार नहीं होता है। उसके बाद 4 महीने के अंदर ही देखिए कि जो चमत्कार हुआ है वो चमत्कार नहीं है। दरअसल भाजपा के अंदर एक तो सबसे बड़ा चेंज ये किया कि जो एक इनके भीतर सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जो भीतर में हिंदुत्व है और बाहर में जी कोई बुरा न लगे, हम तो सेकुलर देश है, इनके भीतर की जो गिल्ट फीलिंग है ना, इनको निकालनी पड़ी। और जब ये निकल गए और जब खुल करके हिंदुत्व के फ्रंट फुट पर जब बैटिंग करने लगे, जब फुल टॉस मिला उलेमा काउंसिल का कि 17 में से 17 मांगे इन्होंने मांगी, उसमें 1,000 करोड़ वक्फ बोर्ड को दो, तो पुलिस में ये दो, वो दो। तो उसके बाद आरएसएस ने, अगर मैं ये कहूं ना, अगर जहां तक मेरी जानकारी है, तो ये चुनाव ना बेसिकली बीजेपी ने नहीं जीता है, ये आरएसएस ने जीता है। 58% से 7% का जो जंप हुआ है वोट काउंट में, वो बहुत बड़ा जंप है। और ये तो आपको एक ब्रॉड लेवल पे दिख रहा है। कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर 2024 में 45% वोटिंग हुई थी, और वहां पर 75% से 80% की वोटिंग हुई है। वो कहां से निकला है? वो कीर्तन मंडलियों के थ्रू निकला है। जो काम हरियाणा में माइक्रो लेवल की जो गली मोहल्ले चौक पर 16,000 मीटिंग्स हुई, वही काम इस बार किया है कीर्तन मंडलियों ने। उन्होंने साफ बोला कि भाई साहब, अगर इस बार नहीं चेते तो अगला चातुर्मास आप नहीं मना पाएंगे। और उसके बाद उलेमा काउंसिल का आता है, और भाजपा को अपना जो है वो सिद्ध करने में, कि मुस्लिम विकास अघाड़ी वास्तव में मुस्लिम विकास अघाड़ी है, ये सिद्ध करने में उसको फिर ज्यादा मतलब परिश्रम नहीं हुआ। रिजल्ट आप देख ही रहे हैं।
एक चीज बताइए विकास जी कि महाराष्ट्र में तो हिंदू एक हैं, फिर झारखंड में क्यों नहीं सेफ हैं? और झारखंड में क्यों ऐसा हो गया कि वहां पर जो व्यक्ति बाकायदा जेल की यात्रा करके आया, लेकिन वहां पर जिस तरह से दामाद गैंग सक्रिय रहा, जिस तरह वहां की डेमोग्राफी तहस नहस कर दी गई, इसके बावजूद इंडी गठबंधन कहीं ना कहीं आदिवासियों के मन में ये बैठाने में सफल रहा कि भाजपा आदिवासियों की दुश्मन है। और कहीं ना कहीं हिंदू समाज की बृहत्तर एकता जो महाराष्ट्र में दिखी है, वह झारखंड में नहीं चली। कैसे देखते हैं आप नहीं, झारखंड के परिणाम को, कैसे देखते हैं? दोनों जितने बुरे परिणाम दिख रहे हैं, मुझे उसकी उम्मीद थी नहीं। मुझे लग रहा था कि ये ठीक ठाक करेंगे। लेकिन एक बात तो मुझे बहुत शुरू से पता थी कि जब इन्होंने हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया था, तो मैं थोड़ा सा समझता हूँ झारखंड की राजनीति को। उसकी एक वजह है कि मेरे एक मित्र हैं RL फ्रांसिस, वो दलित क्रिश्चियन लिबरेशन मूवमेंट के सदस्य हैं, PCLM के, और दलित क्रिश्चियन है। उनकी बहुत अच्छी पकड़ है जो ट्राइबल के जो मामले हैं। तो उन्होंने बताया था कि बीजेपी ने ये जो हेमंत सोरेन को जो गिरफ्तार किया है, ये दरअसल अपने पैर पर ना कुल्हाड़ी मार ली है। आप आप ये देख करके चलिए, अभी भी जो गुरु जी है ना शिबू सोरेन, उनकी बहुत प्रतिष्ठा है, बहुत इज्जत है आदिवासियों के अंदर। तो आपने जब उनको अरेस्ट किया, आज उतना कोई बड़ा मामला भी नहीं था कि आप उनको लेकर के अरेस्ट करके इससे उनको एक लार्जर देन लाइफ इमेज बनाना और आदिवासी अस्मिता पे मतलब चोट करना, प्रोजेक्ट करने में काफी आसानी हुई। और एक चीज दूसरा एक ये है कि चंपई सोरेन है, चंपई सोरेन की कोई खास औकात नहीं इस चुनाव में भी दिख गया। चंपई सोरेन कोई उतने बड़े नेता भी नहीं थे। बीजेपी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जब से झारखंड बना है तब से यही है कि वो एक तगड़ा कोई आदिवासी लीडर, मतलब जो इधर भी स्वीकार हो, उधर गैर आदिवासियों में भी स्वीकार्य हो और इधर भी हो, आपको उस तरह का कोई लीडर कल्टीवेट नहीं कर पाया। अर्जुन मुंडा थे तो समाप्ति हो गए, उनका ऐसा नहीं रहा। बाबूलाल मरांडी हो सकते थे, लेकिन अब वो एक स्पेंट फोर्स है। मेरा मानना है कि उनका जो पीक पीरियड था वो समाप्त हो गया जब वो बाहर थे। तो ये मेरे हिसाब से झारखंड में वो काम नहीं किया। और हर राजनीति झारखंड में काम नहीं किया, लेकिन आप दर्शकों, श्रोताओं और विकास जी, आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा कि झारखंड में बीजेपी को 32% वोट मिला है और झामुमो को केवल 22%। अब ये बड़ी मजेदार चीज है। हम लोगों ने लोकतंत्र का जो स्वरूप चुना है उसमें 22% के साथ झामुमो सरकार बनाने जा रही है और 32% के साथ बीजेपी को, क्योंकि सीटें कम हुई हैं, थोड़ा सा आदिवासियों वाला मसला जो आपने कहा, फिर वहां जो रिजर्व सीटें हैं आदिवासियों की, उस पर थोड़ा मसला हुआ। तो ये कुल मिलाकर झारखंड में बीजेपी का, और शायद लोगों ने उस तरह से, क्योंकि एक बड़ा खतरा जो अभी सामने नहीं दिखता है उसको शायद हम लोग नहीं देखते हैं, तो ये डेमोग्राफी का या जो भी है भविष्य की बातें हैं। और उसको भाजपा जिस तरह प्रोजेक्ट नहीं कर पाई, लेकिन कांग्रेस ने ये प्रोजेक्ट कर दिया कि ये आदिवासियों के दुश्मन है। बिहार में 4 सीटों में भाजपा 2 पर है, भाजपा जेडीयू, और 1 पर आरजेडी है। लेकिन एक सीट पर कमाल की बात है कि बीएसपी की तरफ से है, हालांकि वो बीएसपी का वोट नहीं है, वो उनका व्यक्तिगत वोट है, लेकिन फिर भी वो जीत रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कमाल हो गया है साहब। 7 सीटें तो यूपी में बीजेपी के जीतने के आसार हैं ही। कुंदरकी सीट जो मुस्लिम बहुल है उस पर भाजपा का घोड़ा दौड़ रहा है, इसको कैसे बताता हूँ वहां पर गेम समझेंगे क्या आप? हो गया है। वहां पर 10-11 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हो गए हैं, और कुछ तो बाबा ने भी खड़े करवाए होंगे, मतलब इतने तो कोई सुधरा हुआ नहीं है। और वहां पर एक अलग गेम हो गया है, वो तुर्क वर्सेज अफगान का गेम हो गया है। तो जो आप कहते हैं ना कि जैसे आप कि
जब तक हिंदू रहेगा तो हिंदू भर से तो मुसलमान होगा, और जब मुसलमान बहुत हो जाएंगे तो वहां भी 10 तरह की चीजें निकलने लगेंगी। तो मैं तो कहता हूं कि आपको हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा ही नहीं करना है, ये सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है। आप मुसलमानों को ही उलझाए रखो। अब निकल गया ना तुर्क वर्सेस अफगान, थोड़ा सा और अगर जड़ खोद दें, ठीक है, तो जितने भी ये मुस्लिम बहुल सीट है वहां 10 तरह की चीजें निकलेंगी। अब हमने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लोइट किया। ये मैं नहीं तो पसमानदा, और इसकी बात तो अब शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री ने जब से कहा है कि भाई मुसलमानों की जात गिनी है, तो मुसलमानों के पसमानदा आंदोलन को भी बल मिला है। पसमानदा जो है वो बहुत समय से कह रहे थे, लेकिन अब उनकी बात जहां तहां आ रही है, सोशल मीडिया में भी आ रही है, यूट्यूबर्स भी कर रहे हैं, और सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया भी उसको ला रहा है। ये जो तुर्क अफगान समीकरण आपने बताया, इसके बाद भी आप ओवरऑल मतलब 9 सीटों में 7 सीटें, जिसमें 6 सीटें इसकी थी, समाजवादी पार्टी की। मैं बोला ना कि ये ब्लैक जो 2024 में हुआ ना, जो अखिलेश यादव के बिल्ली के भागे सिकहर टूटना, ये हमारे यहाँ कहावत है, ठीक है, जी कि जी। बिल्ली के भागे सिकहर टूटा। मैं तो उसी दिन समझ गया जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी अखिलेश यादव ने, और ये भाई साहब ऑस्ट्रेलिया से पढ़ करके आए हैं, पता नहीं क्या लैंग्वेज बोलते हैं, पत्रकारों को बोल रहे हैं कि तुम्हारे कपड़े उतरवा लूंगा। अगर मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं, अगर मेरे अंदर तो पीड़ा ये हुई कि मैं पत्रकार नहीं था। अगर मैं होता ना तो ये बोलता कि चलो मैं खड़ा हूं, तुम मेरे कपड़े उतरवाओ जरा, मैं भी देखता हूं मीडिया कैसे नंगा होता है। ठीक है, इनको बोलने की तमीज नहीं है। नहीं, और दिक्कत दिक्कत की बात यह है विकास भाई कि मैं और आप जैसे लोग वहां पर सामने नहीं रहते हैं। हम लोगों ने जो ये शून्य छोड़ा ना, उसकी जगह अब ऐसे चाटुकार और डरपोक लोग आ गए हैं कि वो बदतमीज, लुच्चा, लफंगा आदमी इस तरह की घटिया बात करता है। मेरा पेशा है पत्रकारिता, और मुझे सचमुच अखिलेश यादव टोटी चोर पर बहुत तेज गुस्सा आया। उसने जिस तरह से पत्रकारों को जलील किया है, और ये सो कॉल्ड पत्रकार माइक लेके और माइक बम लेके वहां पर कर क्या रहे थे? अरे कुछ नहीं तो कम से कम तुम इतनी गाली सुनने के बाद कम से कम बहिष्कार तो कर सकते थे उस टोटी चोर का। इसके वही बावजूद तुम उसको कवरेज देते हो, तुम फिर जाते हो। और तुम लोगों ने ये किया हुआ है, ऐसा नहीं है। एक बार एनडीटीवी का किसी पत्रकार के साथ हुआ था, मुझे याद है, तो बाकी सारे पत्रकारों ने माइक रख दिए थे, और सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई नहीं था, और उसमें सारे थे, मतलब लेफ्ट राइट ये वो, ऐसा कोई भी विजन नहीं था, मुझे याद है। अखिलेश यादव तो छोड़िए, राहुल गांधी आए दिन बेइज्जती करते रहते हैं, आए दिन। हाँ, वो राहुल विंची कभी जात पूछ देता है, कभी कुछ कर देता है, और ये लोग उसका मतलब उसको कवरेज भी देते हैं, उसके लिए प्राण भी दिए रहते हैं, और लात भी खाते हैं। ये कौन सी पत्रकारों की स्ट्रेटेजी है? थोड़ा आप अपने हिसाब से इस पर भी गौर कीजिए भाई, कि ये नई पत्रकारिता क्या चल रही है। हम दोनों पत्रकार हैं, तो क्या जरा है, थोड़ा देखा जाए। नई पत्रकारिता क्या है कि देखिए, रीढ़ है नहीं। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने तो थोड़ा बिजनेस में भी किया है। तो मैं जब ली मेरिडियन जाता था, तो मेरे अधिकतर जो शूट होते थे वो ली मेरिडियन में होते थे। अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बिजनेस की वहीं होती थी। मैं देखता था कि जाने के लिए सब मरे रहते थे। क्यों भाई? बाहर कहीं अगर मान लो सीमापुरी सीलमपुरी अगर भेज दिया, ठीक है, तो दिन भर धूप में गाओ और उसके बाद धूल दस्त गंदगी, मेरे साथ जाओगे तो ली मेरिडियन में बैठोगे, और बैठने के बाद आपको बढ़िया से बुफे सिस्टम में मिलेगा, और उसके बाद कुछ ना कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको गिफ्ट भी मिलेगा। गिफ्ट के लिए गजब की मारा मारी। मतलब आप देखिए, मतलब आपको एक बात कह रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा उस एक कंपनी का। एक बार मैंने स्टोरी की थी, ये मेरे बहुत शुरुआती दौर की स्टोरी थी, और गोपाल दास भवन में रिलायंस का ऑफिस था। मुझे जब मेरी सैलरी 4,000 होती थी, उस समय मैं टोटल टीवी में था, और उस समय मुझे 50,000 रुपए की गड्डी मेरे सामने रख दी गई। और मतलब ये बताओ, मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे लालच नहीं आया, क्योंकि कहाँ 4,000, वो कहाँ 40,000, आज से 20 साल पहले की बात, ठीक है। और उसके बाद वो ऑफर किया गया आपको कि आप कंसल्टेंट बन जाइए और आपके पत्नी के नाम से कंसल्टेंसी दे देंगे।
तो लालच तो हुआ, लेकिन फिर उसी समय आप ये कहते हैं ना कि भीतर से एक जो जागता है, तो फिर मैंने वो गड्डी को उसकी तरफ परे ढकेल दिया। उस आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया, और जब मैं वापिस लौटा तो बड़ा संतोष था। तो ये संतोष और ये जो त्याग होता है ना, ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं मेरे जैसे जो आज भी कर रहे हैं, लेकिन फिर वो ना ऊपर नहीं उठ उठ जाते। तो आप जब गड्डी भी ले लेंगे, आप दारू भी ले लेंगे, आप गिफ्ट भी ले लेंगे, और कहेंगे कि मेरी रीढ़ भी सलामत रहे, तो रीढ़ तो सलामत नहीं रहेगी गुरु। नहीं, देखिए आज की पत्रकारिता, वैसे हमें थोड़ी सी बात करनी थी इस पर, मैं इसका समाप्त ये कर रहा हूं दोस्तों कि पत्रकारिता अगर जीवित है, आप लोग अगर पत्रकार शब्द को थोड़ा सा भी सम्मान देते हैं, तो वो उन चौक चौराहों पर जिंदा लोगों की वजह से है, वो कस्बों में छोटी जगहों पर मौजूद उन पत्रकारों से है जो 3,000 रुपए 4,000 रुपए में जाते हैं। वो रंजन राजदेव जैसे पत्रकार जिनकी हत्या कर दी जाती है, तमाम ऐसे हमारे कुशीनगर में, बलिया में, दरभंगा में, तमाम जगहों पर हैं, और जो सत्ता के खिलाफ हैं। वरना तो आजकल की अधिकांश पत्रकारिता क्या है कौन नहीं जानता है कि 50 रुपए में, 100 रुपए में, एक अध्याय में, एक पौवे में। खैर वो विषयांतर हो गया। विकास जी हाँ वापस आइए। महाराष्ट्र में लैंडस्लाइड विक्ट्री, मतलब ऐसी विक्ट्री तो शायद कभी नहीं देखी गई होगी। मुझे लगता है कि मिनिमम 200 सीटों के आसपास एनडीए को आ जाएगी, शायद जो हालात बन रहे हैं। शरद पवार का सफाया हो गया। उद्धव सेना को जनता ने बहुत बुरी तरह से नकार दिया है। वो सेना मत कहिए, ज्यादा खुशी आप उद्धव कहिए। आप आपके लिए ज्यादा खुशी की बात क्या है, शरद पवार का सफाया या उद्धव भाई का मेरे धूल लिए चाटना? मैं तो ये मान के चल रहा था, जो मैंने विश्लेषण किया था, तो मुझे ये लग रहा था कि शरद पवार का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अब मान लीजिए उद्धव के लिए तो मैं बिल्कुल नकारात्मक था, मैं आपको मतलब छुपाऊंगा नहीं। उद्धव का सफाया हो जाए, ये मेरे भीतर की बड़ी चाहत थी। जिस तरीके से उस आदमी ने डिच किया, और ना सिर्फ भाजपा को डिच किया, बल्कि विचारधारा के साथ डिच किया, विचारधारा ही छोड़ दी, मतलब रातों रात विचारधारा की परिवर्तन हो गई। उद्धव ठाकरे से लेकर के जनाब उद्धव तक का जो सफर है, सिर्फ 1 साल में पूरा हो गया। वैसे उद्धव ठाकरे के बारे में एक बहुत तेज क्लिप भी फैला था, हालांकि दर्शकों को मैं बता दूं कि वो फेक न्यूज थी। लेकिन सोचिए कि उद्धव की छवि क्या बन गई है अभी लोगों के नजर में, कि उद्धव ने 1992 के दंगों में शिवसेना की भूमिका के लिए माफी मांगी। और ये देखिए, ये दोधारी तलवार है, क्योंकि दंगों के लिए कोई राजनीतिक दल, मूर्खताएं भी हैं, कोई राजनीतिक दल कभी भी नहीं कहता, क्योंकि जब बाल ठाकरे ने कहा था कि शिव सैनिक हैं, गर्व है, तो वो अलग मुद्दा है। लेकिन अभी जिस तरह उद्धव का एक मीम और ये चला कि उसने माफी मांगी है, ये बताता है कि वहां का, और जिस तरह जितना मुस्लिम ध्रुवीकरण हुआ उसका बिल्कुल प्रति ध्रुवीकरण हुआ, तो महाराष्ट्र में एक रहे, सेफ रहे, झारखंड में बांटे, तो अब क्या कटेंगे? नहीं कटेंगे, मतलब ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ जो एक मतलब आने वाले 5 साल में अब मुझे ये लगता है कि भाजपा को सोचना तो जरूर पड़ेगा कि भाई उनको एक आदिवासी लीडर तो कल्टीवेट करना पड़ेगा। अच्छा, वैसे काम नहीं चलेगा जब तक ये आदिवासी बेल्ट में नहीं करेंगे, तो नहीं एक होगा। एक प्रश्न जो दर्शकों श्रोताओं ने लगातार मुझसे पूछा है कि भाई ठीक है, स्टेट का विषय है, पुलिस है, ये है, लेकिन जब आप देख रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, घुसपैठ हो रही है, 10 साल से आपकी सरकार है, केंद्र क्यों नहीं कुछ कर रहा है? देखिए ये इतना आसान नहीं है। दुनिया भर में जहां भी जो बॉर्डर स्टेट है, ये आज से नहीं है, अगर आप कौटिल्य का भी पढ़ेंगे, चाणक्य का भी पढ़ेंगे, तो बॉर्डर स्टेट्स जो है ना, वो आज से नहीं शुरू से ही अशांत रहते हैं, चाहे कोई भी राजा रहा हो आपको।
तो बॉर्डर स्टेट्स के साथ ये प्रॉब्लम होते हैं, वो अशांत होते हैं और उनको रोकना इतना आसान नहीं। अब 4,000 5,000 किलोमीटर की सीमा है बांग्लादेश के साथ भी, और कई जगहों पर पोरस है, कई जगह पर नदी है, हर जगह बीएसएफ गन लेकर, और एक ना एक पैटर्न और एक इकोसिस्टम भी बन जाता है इमिग्रेशन का। तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, जब अमेरिका नहीं रोक पा रहा है, आप देखिए कि जलमार्ग से और पता नहीं कैसे कैसे रास्तों से पाकिस्तानी और अब तो भारतीय भी जाने लगे हैं, तो जब घुस जा रहे हैं राज्य के अंदर, तो भारत जैसे देश में जहां पर और दुरू है आपको, तो दूसरा ये है कि मतलब एक जो मैं कहूंगा कि ये बेसिकली ना केंद्र सरकार में भी इच्छा की कमी है। मतलब एनआरसी सीएए आप सब करते हैं, लेकिन चुनावी हिंदू मत बनिए ना, आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा ग्राउंड पे काम 5 साल। आपको हिंदू सिर्फ चुनाव के टाइम में बटेंगे कटेंगे क्यों याद आता है? ये जो आपने कहा है, ये जो आपने कहा है, ये तो बहुत लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन भाजपा के लोगों से जब मैं बात करता हूं तो उनका कहना है कि ये आप लोग बेकार की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग तो हमेशा के हिंदू हैं भाई। चुनाव के बाद आप देखिए, प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री से लेके कोई भी, और अब पूरे देश में हर समय चुनाव हो रहा है, उस समय की कहीं कोई बात है तो आपको लगता है अब वक्फ बोर्ड, उस पर कौन ला रहा है बिल? भाजपा ही ला रही है। आया क्यों? आप मुझे ये बताइए कि 10 साल से सोए हुए थे, जब 303 सीट थी आपकी, तब आपने क्यों नहीं लाया? जब 232 हो गई तब आप वक्फ बोर्ड ला रहे हैं। और मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि ये अपने दिल से पूछे, अगर 400 सीटें अगर हो जाते ना पार, ये कभी वक्फ बोर्ड नहीं देखता। ये हिंदू जो अभी हुए हैं, जो बहुत ताबड़तोड़ हिंदू जो भी दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है यार कि मेरा कोर वोटर खिसक जाएगा। मैं आपको ऐसे 10 मुद्दे बता दूंगा, अब आप ये कहें कि सब एक ही बार में लागू नहीं होगा। अरे भाई कब लागू होगा? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो आपके प्रश्न, मेरे प्रश्न, हम लोग तो केवल प्रश्न पूछेंगे, मैं वही कर रहा हूँ, जवाब जो देते हैं भाजपाई, मैं उसकी बात कर रहा हूं। टेम्पल कंट्रोल को फ्री करने से किसने रोका था आपको? अब राम मंदिर का जैसे आपने बनाया, सरकारी नियंत्रण है, कल को अगर सपा की सरकार आ जाएगी या इंडी गठबंधन आ जाएगा, तो आजम खान क्या नहीं हो सकता है? आजम खान जैसा व्यक्ति या वारिस पठान जैसा आदमी राम मंदिर ट्रस्ट का मेंबर हो जाएगा। तिरुपति में तो ये हुआ है। तो ये तिरुपति में हुआ है तो सर, तिरुपति में भी तो भाजपा प्रेरित तेदेपा और पवन कल्याण की सरकार है, नहीं, ऐसा भाजपाइयों का कहना है। वाईएस जगन अगली जैसे अभी हुआ, अगर जगन रेड्डी अगर फिर से वापस आ जाते हैं, तो ये जो सारी की सारी जो प्रक्रिया है, क्या वो रिवर्ट नहीं हो जाएगी? देखिए, आपको ना परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। टेम्पल्स को लेकिन सरकार कुछ चीजें तो रिवर्ट नहीं होती है ना, जैसे 370 रिवर्ट नहीं होता है। तो अगर आप टेम्पल एंडाउमेंट एक्ट ले आएंगे जो आप कह रहे हैं, और जाहिर तौर पर दशकों सोता हूं, इसके लिए हम सभी को डिमांड चल रही है, तेज हो रही है, क्योंकि हमारे मंदिर केवल मंदिर नहीं थे। और देखिए, हिंदुओं का पतन कहां से शुरू हुआ है? हमारे मंदिर शिक्षा के, राजनीति के, समाज के और सबसे बड़े आर्थिक तंत्र थे। सबसे पहले उन पर प्रहार किया गया, हमारे समाज को बांटा गया, हमारे जितने पुश्तैन, गुरुकुल सिस्टम खत्म कर दिया आपका। वो तो इन्होंने पूरी तरह खत्म कर दिया, लेकिन मंदिरों को जो खत्म किया उसकी बात आप देखिए। आज की डेट में भी अगर हम थोड़ा सा देखें तो हमारे समाज के जितने पुश्तैनी धंधे थे सब छीन लिए गए। क्यों छीन लिए गए? क्योंकि समाज को बांटा गया, तो लोहार ने छोड़ा, बढ़ई ने छोड़ा, और आज उन सारी चीजों पर किसका कब्जा है और कितना बड़ा बाजार है, और किसी ने कुछ नहीं कहा। और उसके बाद अब बात इस पर फिर रिजर्वेशन आएगा, फिर सारी चीजें, तो इस पर एक अलग डिबेट करना होगा। लेकिन दर्शक हमसे जुड़े हैं आज के चुनाव परिणामों पर बात करने। एक बात चुनाव परिणाम का, एक तो मुझे लग रहा है ये जो अडानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने करी थी कल, जी, परसों राहुल विंसी ने, मुझे लगता है वो मुद्दा महाराष्ट्र की जीत के साथ हवा हवाई हो जाएगा। नहीं, वो मुद्दा वैसे भी नहीं रहा, वो मुद्दा रहा कहाँ? उनके अपने चमचे बेले नहीं उठा रहे हैं बिल से, क्योंकि उसमें तो निकल गया ना कि भाई 4 सरकार आपकी थी और एक उड़ीसा की सरकार थी जो पटनायक बाबू थे, वो भाजपा के साथ तो नहीं थे।
तो आप अगर उसको जाएंगे, मुझे तो भाजपाइयों की बुद्धि पर तरस आता है, उनको तो अब जोर शोर से ढोल बजाना चाहिए कि देखो ये लोग चोर हैं। तो एक एक कमी जो भाजपा की तरफ दिखती है, और वैसे मैं हमेशा कहता हूं कि शायद हम लोग फेंस सीटर हैं तो इसलिए लगता है कि भाई भाजपा इस तरह से नहीं, ऐसे क्यों नहीं कर रही है, फलाना कर रही है, और हम लोग भाजपा के सलाहकार भी नहीं है, कंसल्टेंट भी नहीं है। हम सरकार से वो सवाल पूछेंगे। एक बार फिर से आते हैं चुनाव परिणामों पर। दो महत्वपूर्ण राज्य, महाराष्ट्र बड़ा राज्य, इकोनॉमिक राजधानी मुंबई उसके पास है। लग रहा था कि महाराष्ट्र इस बार चला जाएगा, और खासतौर से महाराष्ट्र में एंटी इनकम्बेंसी भी थी, तमाम चीजें थी। महाराष्ट्र में लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर है। अभी भी जो चुनाव का रुझान दिख रहा है वो 219 सीटों पर है। ये बहुत बड़ी जीत होगी अगर ये इतने पर कायम रह गए। झारखंड में भी बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन है, अभी तक 32 सीटें उसको आ रही हैं, लेकिन सरकार झामुमो की बनेगी क्योंकि 47 सीटें अभी उसकी रुझान में दिख रही हैं, 2 अतिरिक्त हैं। बिहार में ठीक है भाजपा का। कुल मिलाकर भाजपा का प्रदर्शन उसके नेताओं के लिए संतोषप्रद है। ये संतोषप्रद है। मुझे लगता है कि ये आपसे सवाल जो मैं पूछ रहा हूं वो पहले सुन लीजिए, फिर आप पूरा, अब इसको हम लोग कंक्लूजन की ओर ले जाएंगे। ये सीधे तौर पर एक ही चीज की जीत है, हिंदुत्व की जीत है, और हिंदुत्व पर लौटने की है। ये मेरा आकलन है। आप इससे कितना सहमत हैं, कितने असहमत हैं, और पूरे नतीजों पर क्या सोचते हैं? मैं 100% सहमत हूं। हिंदुत्व के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं था इसमें, और हिंदुओं ने इस बार दिखाया कि भाई तुम 92% वोटिंग कर लो, 95% कर लो, लेकिन हमारा जब जहाँ 7% भी बढ़ता है ना तो वो सुनामी आती है। तो हिंदुत्व ने अपनी ताकत दिखाया है। कहीं ना कहीं हिंदुत्व की पटरी पर ट्रेन जब लौट रही है तो मतलब वो दिखाया हिंदुओं ने कि अगर तुम हमें सपोर्ट करते हो, अगर हमारी बात उठाते हो, तो देखो हम तुमको किस तरह की जीत देंगे। तो बीजेपी को भी समझ में आना चाहिए कि भाई क्या करें उसको। लेकिन इसके बाद भी मैं ये कह रहा हूं कि कुछ स्टेट्स में ये बहुत अच्छा चलता है, लेकिन जैसे सदर्न स्टेट्स में ये उतना अच्छा नहीं चलेगा। आपको केरला में आपको एक दूसरे तरह से काम करना पड़ेगा, तमिलनाडु में आपको द्रविड़ और गैर द्रविड़ का काम करना पड़ेगा, आपको जो बंगाल है वहां दूसरे तरह से करना पड़ेगा, झारखंड में करना पड़ेगा। तो एक मतलब वन साइज फिट्स ऑल, वन फार्मूला फिट्स ऑल। अब जैसे राहुल विंसी की प्रॉब्लम क्या हुई ना, वो तो बेसिकली कोल्हू के बैल है, आंख में पट्टी बांध दी, जो थमा दिया वही बोलते जा रहे हैं। अरे भाई नहीं 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 नहीं, देखिए आंख में पट्टी क्या बांधना है? जिस जिस व्यक्ति की आंख ही नहीं है उसको पट्टी वट्टी की क्या जरूरत? भाई जो बिना पर्ची के मतलब बिना फोन में देखे शोक संदेश नहीं लिख सकता है, जो लुच्चा आदमी, वो मतलब कहां आंख और कहां पैर और कहां सिर? एक लाल किताब उसको दे दी गई है, संविधान संविधान रखते रहो, हो गई बात के खत्म। बारे में एक और बात चली कि वो अंदर में खाली है, खाली पन्ने हैं, बिल्कुल खाली पन्ने हैं, बिल्कुल खाली पन्ने हैं, बिल्कुल। क्योंकि राहुल विंची में तो भाई विष छोड़ के दिमाग में उनके कुछ है नहीं ना। किस तरह हिंदुत्व को बर्बाद किया जाए, किस तरह हिंदुओं को बांटा जाए, इसके अलावा राहुल विंची के पास कुछ नहीं है। तो दर्शकों श्रोताओं जी, एक बड़ा इम्पैक्ट मुझे ये होता दिख रहा है कि जो अगले 5 साल जो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे जो नेता थे, जो मतलब टर्नकोट हैं, ठीक है, उनको भी एक मैसेज मिल गया होगा कि भाई देखो अभी गेम है क्या, गेम इज ऑन बीजेपी का। तो वो चलता रहेगा। मुझे लगता है कि अब सरकार की स्टेबिलिटी पर भी इससे बड़ा फर्क पड़ेगा, और राज्यसभा में भी महाराष्ट्र में जब ऐसी प्रचंड बहुमत मिली होगी तो राज्यसभा में भी इसका आने वाले टाइम में इम्पैक्ट देर सवेर दिखेगा अच्छा खासा। तो सरकार की स्टेबिलिटी पर तो बिल्कुल असर पड़ेगा, और वैसे भी नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं, ये बिल्कुल तय है। और चंद्रबाबू नायडू बहुत व्यावहारिक आदमी है, उनको पता है कि वो अपने राज्य में जितना भी खेल कर लें, वो जिस दिन पैन इंडिया होने की सोचेंगे उस दिन वो चिथड़ जाएंगे। जैसे उनके पूर्ववर्ती 10 साल तक तेलंगाना के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बाहर निकलने की कोशिश की, टीआरएस को बीआरएस, तेलंगाना राष्ट्र समिति को भारत राष्ट्र समिति बनाया,
लेकिन चुनाव परिणाम ने बता दिया, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को पता है कि उनकी इमेज, उनकी छवि क्या है। वो कॉर्पोरेट तरीके से काम करते हैं। उन्होंने आंध्र को, तेलंगाना को चमकाया था अपने पहले शासनकाल में, अभी भी चमकाएंगे। तो अभी तो वक्फ को लेके इन लोगों ने इतनी गुहार लगाई, लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं किया। दर्शकों, श्रोताओं, हम लोग एक और बार फिर से हाजिर होंगे शाम में सारा विवरण लेकर। लेकिन फिलहाल हिंदुत्व की प्रचंड जीत हुई है और भाजपा को इसी राह पर चलना चाहिए। ये दो महत्वपूर्ण सबक हैं इन चुनाव परिणामों के। विकास जी, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, श्रोताओं, लेंगे एक छोटा सा विराम और इसी तरह व्यालोक वाणी को देते रहिए अपना स्नेह और प्रेम। जय सिया राम। जय श्री राम।